हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यार साथियों, सी टेट प्राइमरी यानी 1 से 5 जो कि एक सेक्शन है पर्यावरण अध्ययन। प्यार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन से कुल 30 प्रश्न आते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। प्यार साथियों, इस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को अगर देखा जाए तो इसका ईवीएस संक्षेपण से तात्पर्य पर्यावरण अध्ययन से। यहाँ पे देखिएगा, ईवीएस संक्षेपण से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन से है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ईवीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो पर्यावरण अध्ययन है, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया। यानी सीटेट में जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं प्यारे साथियों, उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है, विषय वस्तु और शिक्षण। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, आप देख पा रहे हैं कि पर्यावरण जो अध्ययन है, इसको भी 2 सेक्शन में बांटा गया है। यहाँ पे देखिएगा विषय वस्तु, इससे कुल प्रश्न 15 आएंगे, और एक होता है शिक्षण, इससे भी कुल प्रश्न कितने आएंगे? 15 आएंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह कुल टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 30 आएंगे। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इस 30 प्रश्न में ये 15 विषय वस्तु से और 15 शिक्षण से हैं। तो ये वीडियो जब विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ, विषय वस्तु से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और एक एक मैं चैप्टर पे बात करूँगा। और इस तरह अगर आपको 15 में 15 नंबर चाहिए, तो प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि पेपर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और यार साथियों, ये बहुत ही मेहनत से मैं नोट्स तैयार किया हूँ, और इस नोट्स को मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा पर्यावरण अध्ययन, यानी इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करें तो इसका ईवीएस संक्षेपण से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन से है। यानी आप कह सकते हैं कि ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए क्या, कि पर्यावरण अध्ययन को अभी हमने बताया कि इसको 2 सेक्शन बांटा गया, विषय वस्तु और शिक्षण। तो 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, 15 क्वेश्चन इससे आएंगे। आइए हम बात करते हैं विषय वस्तु। प्यारे साथियों, अगर विषय वस्तु को देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया। पर्यावरण अध्ययन में जो विषय वस्तु है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है, इसमें देखा जाए तो मुख्य थीम। ठीक है ना, विषय वस्तु में कौन कौन से विषय आएंगे, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया, भागों में बांटा गया है। एक होता है मुख्य थीम या थीम कह सकते हैं, और एक होता है उप थीम। ठीक है ना, तो यहाँ याद रखिएगा, मुख्य थीम में कितने सब्जेक्ट विषय आते हैं? तो विषय कह रहा हूँ, कितने चैप्टर आते हैं? तो 6 चैप्टर आते हैं, 6 बिंदु आते हैं। यानी मुख्य थीम में इसकी संख्या कितनी है? 6 है, और उप थीम में संख्या कितनी है? 4 है। आइए देखें कि ये 6 कौन कौन से चैप्टर आएंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिएगा मुख्य थीम में कौन कौन से आते हैं। तो इन 6 को अगर देखा जाए आपके सामने, हाँ सब दिख रहा है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों देखिएगा मुख्य थीम में कौन कौन है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं और इसको, हाँ मुख्य थीम में देखिए क्या क्या है, आप देखिएगा आपके सामने अब पूरा आएगा। तो प्यारे साथियों, ये मुख्य थीम है। मुख्य थीम में क्या आएगा? परिवार आएगा, परिवार एवं मित्र आएगा, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, और छठवां है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। प्यारे साथियों, ये मुख्य थीम यानी थीम में आता है। और इस मुख्य थीम में सबसे बड़ा जो थीम होता है वो है परिवार एवं मित्र। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा थीम कौन है? परिवार एवं मित्र है। ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि मुख्य थीम में कौन कौन सा आता है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा उप थीम की बात हो रही है। तो जो परिवार एवं मित्र है, इसको 4 सेक्शन में बांटा के देखिएगा, और यही जो चारों है उप थीम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। तो परिवार और मित्र में ये संबंध आता है, पशुएं आते हैं, पौधे आते हैं, कार्य एवं खेल आते हैं। तो ये जो 4 है प्यारे साथियों, इसको उप थीम में रखा गया है। तो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें से 3 दे देगा, इसमें का 1 दे देगा, या इसमें का 3 देगा, इसमें का 1 दे देगा, और इस तरह क्वेश्चन को बना देता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये 6 क्या आते हैं? मुख्य थीम में है, और ये क्या है? उप थीम में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक और बना है प्यारे साथियों, कि ईवीएस के संचय एक एक बिंदु पे आप ध्यान से, एक बिंदु को ध्यान से देखिएगा। और प्यारे साथियों, प्रीवियस पेपर उठा लीजिए और आप प्रैक्टिस करना देख लीजिए। इसको पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे साथियों, आप प्रीवियस पेपर उठाइएगा, हर क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन जो है, जो विषय वस्तु से है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ईवीएस संक्षेपण से तात्पर्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ईवीएस का संक्षेपण क्या है? पर्यावरण अध्ययन से है। तो प्यारे साथियों, ये रहा विषय वस्तु, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद करिएगा। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। और इसमें क्या आएगा? उपथीम में संबंध, पशुएं, पौधे, कार्य एवं खेल। इसको हर हाल में आप रट लीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं अब परिवार, इसको हम एक एक करके समझते हैं। बात करेंगे परिवार के बारे में। ठीक है ना। परिवार एवं मित्र, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले
परिवार के बारे में, सबसे पहले परिवार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर देखा जाए परिवार होता क्या है, देखिएगा थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, परिवार होता क्या है। तो आपको पता है परिवार की अगर बात की जाए तो ये परिवार को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो फैमिली कहते हैं। आप देखिएगा परिवार को क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। तो फैमिली जो है, ये जो फैमिली है, ये लैटिन भाषा का शब्द, याद रखिएगा फैमिली किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किससे बना है, तो फैमुलस से बना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि परिवार जो है, ये फैमिली जो है, एक किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और किससे बना है प्यारे साथियों, तो ये फैमुलस से बना है, ठीक है ना, जिसके दो अर्थ होते हैं। यानी आप फैमुलस की बात किया जाए तो इसको दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना, ये दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ में अगर देखा जाए तो एक होता है संकुचित अर्थ और एक है व्यापक अर्थ। यानी अगर शाब्दिक अर्थ में, यानी फेमुलस क्या है, ये शाब्दिक है, तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए फेमुलस के दो तरह से देख सकते हैं, संकुचित अर्थ के रूप में और व्यापक अर्थ के रूप में प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगर हम बात करें संकुचित अर्थ के रूप में, तो परिवार का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो परिवार का संकुचित अर्थ होता है नौकर। यानी परिवार का संकुचित अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, नौकर होता है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन भारतीय परिवेश में इसको नौकर का रूप नहीं लिया जाता है ना, नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। तो भारतीय परिवेश में हम परिवार को नौकर के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और व्यापक अर्थ की बात किया जाए तो जी हाँ, व्यापक अर्थ की बात की जाए, जो कि इसी व्यापक रूप को भारतीय परिवेश में मान्यता मिला है, ठीक है ना। इसी व्यापक अर्थ में भारतीय परिवेश में इसको रखा गया है। तो देखिए कौन है, व्यापक अर्थ में परिवार का क्या अर्थ होता है, तो ऐसे परिवार जिसे माता पिता, विवाहित व अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य अधिकारों एवं कर्तव्यों से एक दूसरे से क्या हो, जुड़े होते हो। याद रखिएगा, व्यापक अर्थ की बात कर रहा हूँ कि माता पिता हों, विवाहित एवं व अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य हों, ठीक है ना। तो अधिकारों और सभी क्या है, अधिकारों एवं कर्तव्यों से एक दूसरे से क्या हो, जुड़े होते हों और उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हों, ठीक है ना। ऐसे ये है, उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हो, ये व्यापक अर्थ में परिवार का ये व्यापक अर्थ हो प्यार साथियों ना, व्यापक अर्थ होता है, ठीक है ना। कि जैसे माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे हों, ठीक है ना, अन्य सदस्य हों और वे सभी के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों से क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हों और उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हों, ठीक है ना, ये व्यापक अर्थ है। आइए देखते हैं कि परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है। ये तो आपका देखा जाए तो वो तो आपका शाब्दिक अर्थ है। अगर हम यूँ देखें कि परिवार का शाब्दिक सामान्य अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ में तो हो गया संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। अगर हम सामान्य अर्थ की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। सामान्य अर्थ की बात कर रहा हूँ। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था होता है जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं, उसका विकास होता है और परिवार में ही उसका क्या होता है, अंत हो जाता है। याद रखिएगा, परिवार का जो सामाजिक अर्थ होता है, सामान्य अर्थ क्या होता है कि परिवार एक सामाजिक संस्था होता है। बात करेंगे समाज क्या होता है, संस्था क्या होता है, जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं। यानी उस संस्था में क्या करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, उसका विकास होता है और क्या होता है, परिवार में उसका अंत हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका जन्म, जब बच्चा जन्म लेगा तो ये जन्म के समय ये बच्चा, देखिए बच्चा क्या किया, जन्म लिया और उसके बाद बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। तो विकास होगा धीरे धीरे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्या क्या पिता हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब विकास होगा धीरे धीरे, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये पिता बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब पूर्ण विकास होगा, ठीक है ना, पूर्ण विकास की श्रेणी में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, दादा बन जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह अगर देखा जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिवार का सामान्य अर्थ होता है। आइए बात समझ में देखा जाए तो परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है, परिवार का सामान्य अर्थ, याद क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछ देगा कि परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो क्या कहिएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है ना। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। तो परिवार को सामान्य अर्थ में क्या कहा जाता है, तो परिवार एक सामान्य अर्थ में इसको किस तरह देखा जाता है, तो ये क्या है, सामाजिक संस्था है, ठीक है ना, जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं, उसका विकास होता है और उसका परिवार में क्या होता है, अंत हो जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं समाज क्या होता है। प्यारे साथियों, अगर समाज के बारे में बात किया जाए, सोसाइटी क्या होता है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक दूसरे से क्या करें, प्रभावित करते हैं, तो वहाँ समाज का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये ए व्यक्ति है और ये क्या है, बी है, तो ए बी को प्रभावित किया, बी ए को प्रभावित किया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो यूनिटी बनी है वही क्या होता है, यहीं से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब तक उनके बीच क्या एक तालमेल ना हो, उनके बीच क्या हो, एक दूसरे को प्रभावित ना करें, तब तक उसको समाज की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ ए रहे और यहाँ बी रहे, इसमें कोई संबंध ना हो, इसमें वार्तालाप ना हो, कोई एक दूसरे को प्रभावित ना कर रहे हो, तो क्या होगा प्यारे साथियों, ये समाज की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गया समाज। अब संस्था क्या होता है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट क्या होता है, तो इसको देखा जाए प्यारे साथियों कि व्यक्तियों का वह क्रमिक व्यवस्था, याद रखिएगा कि व्यक्तियों का, ये रटना नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि व्यक्तियों का वह क्रमिक व्यवस्था जो एक दूसरे से क्या हो, जुड़े होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों की व्यवस्था जो एक दूसरे से क्या हो, जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं,
तथा एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं संस्था कहलाता है। यानी ऐसे व्यक्तियों की क्रमिक व्यवस्था जो है, जो एक दूसरे से जुड़े भी हों और एक दूसरे के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो और किसी लक्ष्य की ओर क्या हो, अग्रसर हो, उसी तरह के समूह को क्या कहेंगे, संस्था कहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात किया जाए, जैसे में लें, जैसे मान लो जैसे मान लो मालिक, किसी भी कंपनी के जो मालिक है, मालिक के नीचे क्या होता है, मैनेजर, मैनेजर के नीचे क्या होगा, कर्मचारी, कर्मचारी के नीचे क्या, छोटे कर्मचारी। इस तरह ये चलते जाएंगे। और प्यार साथियों, ये सब का क्या है, सब एक दूसरे के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं और किसी लक्ष्य की तरफ क्या है, ये सब क्या है, अग्रसर है प्यार साथियों। तो इसी को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपने समाज और संस्था के बारे में आपने जान लिया होगा। ठीक है ना। तो समाज ये हो गया और संस्था ये हो गया। आइए देखिए परिवार। तो परिवार के बारे में तो बात हो ही रही है कि परिवार का सामान्य अगर अर्थ देखा जाए तो परिवार क्या, एक सामाजिक संस्था है। अब यहाँ देखा जाए परिवार, तो परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। ठीक है ना। जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, उसका अनौपचारिक साधन कौन होता है, तो परिवार होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिवार जो है, परिवार शिक्षा क्या है, अनौपचारिक साधन होता है। अब बात करेंगे अनौपचारिक क्या होता है और औपचारिक क्या होता है। यानी शिक्षा को भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना। शिक्षा को भी दो भागों में बांटा गया प्यारे साथियों। यहाँ देख पा रहे हैं कि शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है औपचारिक साधन और एक होता है क्या, अनौपचारिक साधन। आइए देखते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक साधन क्या होते हैं। ठीक है ना। तो अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें देखा जाए औपचारिक शिक्षा की बात करें तो वह शिक्षा जो निश्चित उद्देश्यपूर्ण ढंग से, यानी जो उद्देश्य हो वो क्या हो, निश्चित उद्देश्यपूर्ण ढंग से, निश्चित समय पर हो, वो शिक्षा निश्चित समय पर ग्रहण की जाती हो, निश्चित स्थान पर हो, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से हो तथा निश्चित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाती हो, और उसे क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षा कहेंगे। यानी औपचारिक शिक्षा उसे कहेंगे जो किसी निश्चित उद्देश्य ढंग से, कोई निश्चित टाइम समय हो, निश्चित स्थान हो, उसका निश्चित कोई पाठ्यक्रम हो, इस माध्यम से कोई भी विषय हो और विषय को विशेषज्ञों द्वारा क्या की जाती हो, प्रदान की जाती हो, ऐसे शिक्षा को क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं आगे, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, देख पा रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो वह शिक्षा जो परिवार व समाज के द्वारा जीवन प्रयत्न अर्थात जन्म से मृत्यु तक ग्रहण की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित स्थान और कोई निश्चित विषय और किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अनौपचारिक साधन कहते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, अनौपचारिक साधन कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो परिवार जो होता है प्यारे साथियों, परिवार जो है प्यारे साथियों, ये अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, साधन है। ठीक है ना। तो परिवार एक शिक्षा का क्या है, अनौपचारिक साधन है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला देखते हैं बच्चे का प्रथम स्कूल। प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं कि बच्चे का प्रथम स्कूल क्या होता है, तो परिवार होता है ना। बच्चे का प्रथम स्कूल क्या होता है प्यारे साथियों, तो परिवार होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए और इसको एक बार दोहरा लीजिए प्यारे साथियों। इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट में, इसका पीडीएफ क्या है, ये उपलब्ध है। माई टीचिंग पॉइंट ये टेलीग्राम चैनल का भी ये नाम है। इस माई टीचिंग पॉइंट में इसका पीडीएफ भी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना। आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और हाँ, भूलिएगा मत, इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस प्रश्न को भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है ना। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। अगर 15 में 15 क्वेश्चन लेकर आना है, नंबर लेकर आना है, 15 में 15 प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये 15 प्रश्न आसानी से मैं कोशिश करूंगा दिलवाने का। प्यारे साथियों, हम कोशिश करेंगे कि एक एक बिंदु पे अगर हम बात करेंगे सिस्टमेटिकली, तो ये 15 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होगा। ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये कहना और करना आसान नहीं है। ठीक है ना। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या टाइम देना पड़ेगा। रेगुलर बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, आपको 15 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होगा। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। तो प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो बच्चे का प्रथम स्कूल क्या होता है, बच्चे का प्रथम स्कूल क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो बच्चा पहला समाजीकरण का पाठ अपने परिवार से ही सीखता है। यानी जो बच्चा होता है, पहला समाजीकरण का पाठ कहाँ सीखता है, परिवार से ही सीखता है। समाजीकरण क्या होता है कि बच्चा जो है कुछ भी इस तरह की हरकत करे, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, परिवार ही उसको क्या करता है, मना करता है और उसको सिखाता है। ठीक है ना। ये सही नहीं है, इस तरह सही है। ठीक है ना। तो परिवार ही उस बच्चे को क्या करता है, वो क्या कहलाएगा, समाजीकरण का पाठ पढ़ाता है ना। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु क्या होता है, तो परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु जो होता है प्यारे साथियों, कौन होता है, तो गुरु होता है ना। परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, उसकी माँ होती है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, तो क्या कहेंगे, उसकी माँ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुरु का मतलब क्या है, शिक्षक कहिए, शिक्षिका कहिए या टीचर कहिए, ये ऐसा नहीं कि अगर हम शिक्षक बोल रहे हैं तो कुछ और होगा, शिक्षिका बोलेंगे तो कुछ और होगा। या शिक्षक, शिक्षिका, टीचर सब क्या है, गुरु है, ठीक है ना। तो इसकी माँ होती है ना, ऐसा ना सोचिएगा कि शिक्षिका बोल देंगे तो माँ हो जाएगी और शिक्षक बोल देंगे तो पिता हो जाएंगे, ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है आपका। आगे हम देखते हैं कि परिवार बच्चे का प्रथम, हाँ याद रखिएगा, परिवार जो है बच्चा का क्या होता है, प्रथम स्कूल, पूर्व विद्यालय तथा पूर्व शिक्षा का केंद्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिवार जो है बच्चे का क्या होता है, प्रथम स्कूल होता है, पूर्व विद्यालय होता है तथा पूर्व शिक्षा का केंद्र होता है। प्यारे साथियों, ये सब पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट अगर बेहतर रूप से समझते हैं तो आपको शिक्षण में भी यह बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। आइए आगे पॉइंट लेते हैं। प्यारे साथियों, अगर आगे की बात करें तो परिवार का वर्गीकरण क्या होता है। आइए हम परिवार को वर्गीकृत करते हैं कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज, जी हाँ, मैकाइवर एवं पेज ने उनकी किताब है एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में उन्होंने परिवार को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है क्या, एकल परिवार, ठीक है ना। संयुक्त परिवार और एकल परिवार, याद रखिएगा, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार, आइए देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो संयुक्त परिवार को अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो आपके सामने है कि वह परिवार जिसमें माता पिता, विवाहित और विवाहित दोनों प्रकार के बच्चे, आप देखिएगा, देख पा रहे हैं कि वह परिवार जिसमें माता पिता, विवाहित और विवाहित दोनों प्रकार के बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची तथा बुआ इत्यादि इत्यादि में आप ले सकते हैं। बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, या कह दीजिए बड़े पापा, बड़े पापा, ठीक है ना, बड़ी मम्मी, ये सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, इत्यादि में आ जाएंगे। जो आय और संपत्ति में एक दूसरे से क्या हो, परस्पर जुड़े हो, क्या आय में और संपत्ति में क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हों और एक छत के नीचे निवास करते हो। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, एक छत के नीचे निवास करते हो, ऐसे पारस्परिक व्यक्तियों वाले समूह क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है ना। प्यारे साथी, इसमें शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना समझिएगा कि परिवार का तो मैं डेफिनेशन जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक एक बिंदु, जब एग्जाम आप इसमें टेस्ट हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो प्यारे साथियों अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे और बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी ऑप्शन लगेगा कि क्या है, सही है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करिएगा, ये है आपका संयुक्त परिवार, देख लिए। अब यहाँ पे देखा जाए संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होता है, क्या है संयुक्त परिवार की विशेषता, ठीक है ना। तो अगर विशेषता की बात करें तो संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है। कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है, इसका मतलब ये कि दादा का काम कुछ और होता है, पिता का काम कुछ और होता है, बच्चे का काम कुछ और होता है, ठीक है ना। माता का काम कुछ और होता है, ठीक है ना, माता का काम कुछ और होता है, ठीक है ना। तो इस तरह सबका काम क्या है, सबका कार्य क्या है, विभाजित है। तो ये संयुक्त परिवार में कार्यों क्या रहता है, विभाजन की व्यवस्था रहती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो संयुक्त परिवार में बालक का विकास अर्थात सामाजिक विकास उपयुक्त रूप से होता है। यानी संयुक्त परिवार में जो बालक है, बालक का विकास जो होता है, यानी सामाजिक विकास जो होता है, बहुत ही क्या होता है, उपयुक्त प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो यानी ठीक प्रकार से बालक का संयुक्त परिवार में विकास होता है, ठीक है ना। और संयुक्त परिवार बचत के लिए, यहाँ पे देखिएगा, संयुक्त परिवार जो है बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। यानी संयुक्त परिवार जो है, यानी जो बचत होता है, पैसे का बचत, वो पैसे का किस तरह बचत किया जाए, उसका क्या होता है, एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है कि यहाँ इतना खर्च करना है, यहाँ इतना खर्च करना है, यहाँ इतना खर्च करना है, और इसको इतना क्या करना है, बचा के रखना है। उस तरह का एक वातावरण तैयार किया जाता है संयुक्त परिवार में, ठीक है ना। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता रही, ठीक है ना। और इसमें और कुछ विशेषता हैं, इसको भी जानने की कोशिश करिए कि ऐसे परिवार यानी संयुक्त परिवार में पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। यानी पारिवारिक परंपरा की क्या होती है, रक्षा होती है। जो भी पारिवारिक परंपरा है प्यारे साथियों, ठीक है ना, उसकी रक्षा होती है। यानी आप इन पारिवारिक परंपराओं से आप अलग हट के कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग आप करना भी चाहेंगे तो परिवार के सदस्यों द्वारा, यानी दादा द्वारा या पिता द्वारा क्या होगा, आपको रोक दिया जाएगा। तो पारिवारिक परंपराओं का क्या होता है, रक्षा होता है, ठीक है ना। और धन का समान वितरण होता है। याद रखिएगा कि ऐसे परिवार में धन का क्या होता है, समान वितरण होता है। ये नहीं कि जो कमा रहा है उसको ज़्यादा, जो नहीं कमा रहा है उसको कम, नहीं, समान वितरण होता है सबको, ठीक है ना। जिसके बच्चे कमा रहे हैं उसको उसके पास कोई कुछ एक भी पैसा नहीं, और जिसके बच्चे नहीं कमा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके बच्चे कमा रहे हैं उसके पास पैसा हो, और जिसके बच्चे ना कमा रहे हैं उसके पास पैसा ही ना हो, ठीक है ना, उसके कपड़े ना हो। ये ऐसी बातें क्या है, संयुक्त परिवार में नहीं रहता है। यानी समान धन का समान वितरण होता है। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे। और बच्चे का उचित देखभाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त परिवार के क्या है, ये क्या है, विशेषता है।
आइए हम देखें कि संयुक्त परिवार के दोष क्या होते हैं, ठीक है ना। संयुक्त परिवार के दोष क्या होते हैं, एक ही वीडियो में परिवार ये जो है क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आप देखिएगा संयुक्त परिवार के दोष क्या हैं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो संयुक्त परिवार के दोष क्या है, इसमें व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। यानी अगर संयुक्त परिवार का दोष देखा जाए तो आपने विशेषता तो देख लिया, संयुक्त परिवार का अगर दोष देखा जाए तो इसमें व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, उसके विकास में कहीं ना कहीं क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है, वह समुचित उसको अवसर प्राप्त नहीं होता है कि वह विकास कर सके, ठीक है ना। इसका ये दोष के अंतर्गत आवेगा, ठीक है ना। इसमें आपसी कलह देश की भावना ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। यानी संयुक्त परिवार में आपसी कलह की भावना, द्वेष की भावना ज़्यादा पाई जाती है, जी हाँ बिल्कुल। और इसमें कठोर नियंत्रण, देखिए इसमें कठोर नियंत्रण होता है। जाहिर सी बात है, आप वो स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कठोर नियंत्रण होता है, ठीक है ना। और सदस्यों में आलस्य आता है। इसमें एक और दोष होता है कि सदस्यों में आलस्य आता है। आलस्य यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि अगर 4 भाई हैं और एक भाई कमा रहा है, 4 भाई हैं और एक भाई कमा रहा है, तो 3 भाई जो हैं सोचेंगे कि चलो क्या करना है, एक भाई तो कमा ही रहा है, अपना हम लोग क्या करें, ऐश करें, ठीक है ना। तो इसमें इनके अंदर आलस्य की भावना आ जाएगी। एक भाई कमा रहा है और क्या है, इनके ऊपर ये 3 भाई क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों भाई में क्या होता है, आलस्य की भावना, आलस्य आ जाता है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त परिवार के दोष हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एकल परिवार की बात करें, तो एकल परिवार क्या होता है प्यारे साथियों, तो वह परिवार आप देख पा रहे हैं कि वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो आपस में अधिकारों एवं कर्तव्यों में जुड़े होते हैं। क्या, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ये पॉइंट याद रखिएगा, अविवाहित बच्चे जो आपस में अधिकारों एवं कर्तव्यों से क्या जुड़े हों और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हों, एकल परिवार कहलाता है। यानी एकल परिवार में कौन कौन रहेंगे, माता पिता रहेंगे और अविवाहित बच्चे रहेंगे। चाहे जितना भी बच्चे हों, चाहे बच्चे कितना जितना भी हों, इससे नहीं, ये नहीं कि 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, नहीं, जितना भी बच्चे हों, इस सब के सब क्या होना चाहिए, अविवाहित। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये अविवाहित होना चाहिए, ठीक है ना। माता पिता हों और सभी अविवाहित बच्चे हों, इस तरह के परिवार को हम क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे कि अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लो माता पिता है और यहाँ पे एक लड़का जो कि विवाहित है, क्या है, एक लड़का जो कि क्या है, विवाहित है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन 6 वर्ष बाद उसकी पत्नी मर गई। जैसे माता पिता है, उसका एक लड़का है और उसका शादी हो गया था, यानी वो विवाहित है, और 6 वर्ष के बाद इस लड़के की पत्नी क्या हो गई, मर जाती है, तो वह लड़का विधुर होगा। ये तो कन्फर्म है, वो लड़का क्या होगा, विधुर होगा। यानी जिसकी पत्नी मर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। तो ऐसे परिवार क्या आएगा, संयुक्त परिवार में आएगा। ऐसा ना सोचिए कि केवल माता पिता है, अब ये तो इसकी पत्नी तो मर गई तो केवल लड़का ही तो बचा, जी नहीं, लड़का है लेकिन फिर भी क्या है, ये विवाहित लड़का है जो कि अब क्या हो चुका है, विधुर हो चुका है। तो इसको संयुक्त परिवार में रखेंगे, गलती ना करिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्जाम में गलत करा सकती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे पॉइंट, एकल परिवार के गुण क्या होते हैं। तो एकल परिवार के अगर गुण की बात किया जाए ना, तो व्यक्तित्व का विकास समुचित अवसर, व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर होता है। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में वह क्या एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, चाहे वह जो भी कुछ करे उसके ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी नियंत्रण, कोई भी कठोर नियम लागू नहीं है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर होता है, ये इसके गुण में आते हैं। कला की भावना भी बहुत कम होती है। जाहिर सी बात है कि जब छोटा परिवार रहेगा, ठीक है ना, संयुक्त परिवार एकल परिवार में जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या कम रहेगी, तो कला की भावना क्या होगी, नहीं रहेगी। और गृह संचालन में स्वतंत्रता होता है। जाहिर सी बात है, गृह संचालन मतलब जो भी पत्नी है, यानी जो भी पत्नी है, वह क्या है, हर हर जो कार्य जो है करने में क्या है, वह स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है कि वह क्या करे या क्या ना करे, वह अपने मन की फ्री है, वह हर कार्य को करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और यहाँ देखिए पारिवारिक कुर्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। पारिवारिक कुर्तियों का मतलब ये कि जो भी परंपराएं हैं, ठीक है ना, जो भी पारिवारिक कुर्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, उसका अभाव होता है, ठीक है ना। पारिवारिक कुर्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। इस एकल परिवार के क्या है, ये गुण होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं, प्यारे साथियों, एकल परिवार के दोष। एकल परिवार के अगर दोष की बात किया जाए तो शिशुओं की देखभाल की समस्या होती है। ये दोष भी आएगा एकल परिवार में कि जो एकल परिवार में शिशु होते हैं उनकी देखभाल की समस्या आएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो माता पिता है, पिता तो ऑफिस चले गए, तो माता जो है, अगर माता मान लो गृहस्थ का काम करें या खाना बना रहे, उस समय बच्चे का देखभाल कौन करेगा, ठीक है ना। तो इस देखभाल में क्या होती है, समस्या आती है, इसको सही टाइम, इसको माता पिता को इतना टाइम नहीं मिल पाता है इसको देखभाल करें, ठीक है ना। संकट के समय दयनीय स्थिति आ जाती है। मान लो कि उस समय अगर बच्चा बीमार हो गया या माता और पिता में से मान लो एक व्यक्ति इसमें बीमार हो गया, तो उस समय कोई आपका, क्योंकि आप क्या एकल परिवार में आ गए हैं और कहीं ना कहीं
आपको जब संकट के समय कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। तो संकट के समय क्या होती है, दयनीय स्थिति आ जाती है। और अपव्यय के समय, अपव्यय मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पैसों का क्या होता है, बेफिजूल क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है ना। अपव्यय की समस्या बहुत देखी जाती है एकल परिवार कि ये दोष में आएगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। उसके बाद परिवार के कार्य, परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो परिवार के कार्यों का विभाजन मैकाइवर एवं पेज ने किया था। कौन किया था, मैकाइवर एवं पेज ने किया था। और उनकी पुस्तक क्या थी, एन आउटलाइन ऑफ फैमिली, ठीक है ना। तो इसको दो भागों में बांटा है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। तो परिवार के दो भाग कार्य है, आवश्यक कार्य और क्या है, अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में कौन कौन आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आवश्यक कार्य कौन कौन है, तो प्यारे साथियों अगर आवश्यक कार्य में अगर हम ले लें, आवश्यक कार्य में ले लें तो शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक जो व्यवस्था है, जो शिक्षा को ग्रहण करना, ये आवश्यक काम में आएगा। आर्थिक व्यवस्था, अर्थ का यानी धन का क्या करना है, उपयोग, धन का क्या करना है, व्यवस्था करना। आर्थिक व्यवस्था ये क्या है, आवश्यक कार्य है, ठीक है ना, एकदम ही आवश्यक कार्य ये दोनों। उसके बाद लैंगिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था का मतलब क्या प्यारे साथियों कि हर हाल में क्या है, समाज में विवाह की क्या है, स्वीकृति रूप से क्या करना है, विवाह करना है, स्वीकृति रूप से विवाह करना है और बच्चे को क्या करना है, जन्म देना है, ठीक है ना। ये लैंगिक व्यवस्था में आएगा, तो ये आवश्यक कार्यों में काउंट होगा, देख लीजिए आप। उसके बाद अगर बात किया जाए अनावश्यक कार्य में कौन आएगा, तो अनावश्यक कार्य की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो मनोरंजन के साधन की व्यवस्था, ठीक है ना। मनोरंजन के साधन की व्यवस्था जो भी है सब क्या है, अनावश्यक कार्य, ठीक है ना। आइए देखते हैं परिवार के वृक्ष। परिवार में अगर बात किया जाए, ये वृक्ष की बात किया जाए तो ये संयुक्त परिवार के वृक्ष हैं, ठीक है ना। संयुक्त परिवार के वृक्ष हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये संयुक्त परिवार के वृक्ष हैं, ठीक है ना। वृक्ष में क्या रहेगा, दादा दादी रहेंगे, मान लो उनके 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे रहेंगे, इन बच्चों के मान लो ये 2 बच्चे, ठीक है ना, इनके ये 2 बच्चे, ठीक है ना, इसके ये 2 बच्चे। इस तरह आपका आगे आगे की तरफ ये क्या होता है, ये वृक्ष क्या होता है, बनती जाती है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त परिवार के क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। एकल परिवार के वृक्ष की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो ये एकल परिवार के वृक्ष हैं। एकल परिवार के वृक्ष बनेंगे क्या है, माता पिता, माता पिता रहेंगे, उसके क्या दो या अनेक बच्चे रहेंगे, जिस जो क्या रहेंगे, लेकिन अविवाहित रहेंगे, ये याद रखिएगा, अविवाहित रहेंगे प्यारे साथियों। तो ये रहा प्यारे साथियों परिवार से संबंधित बातें। ये चैप्टर जो है सीटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए प्यारे साथियों तो सभी विषय मुख्य विषय में क्या है, ये परिवार बहुत ही लंबा विषय था प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी बात करेंगे परिवार से रिलेटेड जो उप थीम होते हैं, अभी मित्र के बारे में चर्चा होगा। तो इस वीडियो में केवल क्या है, पर्यावरण में इसमें हम बात किए थे केवल परिवार के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्र के बारे में, परिवार एवं मित्र। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्र के बारे में। प्यारे साथियों आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट में क्या है, उपलब्ध है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।